नमस्कार, मेरे चैनल आओ कहानी सुनो पर आपका स्वागत है। रानी पद्मिनी की अद्भुत कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत ही दयालु राजा था। उस राजा के 7 पुत्र थे। उनमें से 6 पुत्रों का विवाह हो चुका था, किंतु 7वां पुत्र अभी अविवाहित ही था। एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठा हुआ था, तब उसे ज़ोरों की प्यास लगी। तब उसने अपनी छोटी भाभी से पानी मांगा, किंतु छोटी भाभी ने तो इसे अपना अपमान ही समझ लिया कि महल में इतने सारे नौकर चाकर होते हुए भी इसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे पानी लाने को बोल रहा है। यह सोचकर वह मन ही मन खींच उठी और व्यंग्यात्मक स्वर में बोली कि तुम रानी पद्मिनी से जाकर पानी क्यों नहीं मांग लेते। छोटा राजकुमार यह बात सुनकर एकदम ताव में आकर बोला कि ठीक है, अब तो मैं इस महल का अन्न और जल तभी ग्रहण करूँगा जब मैं रानी पद्मिनी को अपने साथ इस महल में ले आऊँगा। देवर और भाभी के इस अहंकार के कारण इतनी छोटी सी बात ने इतना बड़ा तूल पकड़ लिया और बात बढ़ गई। लेकिन रानी पद्मिनी तो यहाँ से कोसों दूर रहती थी। उस तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं था। मीलों लंबा रास्ता, और रास्ते में बड़े बड़े जंगल, पहाड़, नदी नाले, समुद्र, ना जाने और क्या क्या। लेकिन राजकुमार तो अब रानी पद्मिनी को लाने का निश्चय कर ही चुका था, और उसका यह निश्चय पत्थर पर खींची लकीर के समान था। उसने उसी समय अपने वजीर के लड़के को बुलवाया और सारी बात बताकर सफ़र पर चलने के लिए 2 घोड़े तैयार करने को कहा। किंतु वजीर का लड़का बहुत समझदार था। उसने राजकुमार को बार बार समझाया कि रानी पद्मिनी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, परंतु राजकुमार अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं रानी पद्मिनी के बिना इस महल में पैर भी नहीं रखूँगा। मजबूरन वजीर के लड़के ने 2 अच्छी नस्ल के घोड़े तैयार किए और साथ ही रास्ते में कुछ खाने पीने का सामान भी रख लिया। बस कुछ ही देर में वे दोनों रानी पद्मिनी की खोज में महल से निकल पड़े। रास्ते में उन्हें मालूम पड़ा कि रानी पद्मिनी सिंहल द्वीप में रहती है। वहां पहुंचने के लिए समुद्र भी पार करना होता है। रानी पद्मिनी का महल चारों ओर से भयानक राक्षसों से घिरा हुआ है। उस महल की किलेबंदी तोड़कर महल में प्रवेश पाना संभव नहीं है। यह सब सुनकर वजीर के लड़के ने एक बार फिर से राजकुमार को समझाया कि वह अपनी जिद को छोड़ दे। अपनी जान को इस तरह से जोखिम में डालना सही नहीं है। परंतु राजकुमार ने उसकी एक ना मानी और उसको समझाया कि अब तो तीर तरकस से छूट चुका है। अब मैं अपने वचन को पूरा करके ही महल में लौटूंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो वापस महल लौट सकते हो। मैं अकेले ही चला जाऊंगा। अब आखिर वजीर का लड़का था तो उसका नौकर ही, इसलिए उसने चुपचाप राजकुमार की बात मान ली और दोनों लोग अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे के सफ़र पर चल दिए। चलते चलते दोपहर हो गई। तब उन्होंने एक आम के बाग में अपना डेरा डाला। हाथ मुंह धोने के बाद खाना खाया और थोड़ी देर आराम करने के बाद आगे बढ़ गए। चलते चलते अब दिन ढल गया और गोधूली की बेला आ गई। तब उन्हें सामने ही एक बहुत बड़ा फलों का बाग दिखाई दिया। राजकुमार बोला कि आज की रात इसी बाग में बिता देते हैं और कल तड़के ही निकल चलेंगे। बाग का फाटक खुला पड़ा था
और वहाँ कोई पहरेदार या रक्षक भी नहीं था। यह देखकर वज़ीर के लड़के का माथा ठनका। उसने राजकुमार से कहा कि मुझे यहाँ कुछ खतरा दिखाई दे रहा है। हमारा यहाँ रुकना सही नहीं है। हमें रात बिताने के लिए किसी और सुरक्षित स्थान पर चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर राजकुमार हंस पड़ा और बोला कि मित्र, तुम तो बड़े ही डरपोक हो। मुझे तो यहाँ कोई खतरा नहीं दिख रहा। देखो, यह बाग कितना हरा भरा और सुंदर है। वज़ीर का लड़का बोला कि आप माने या ना माने, लेकिन मुझे यहाँ खतरे की बू आ रही है। ज़रूर यहाँ कोई ना कोई भेद छिपा हुआ है। परंतु राजकुमार ने उसकी ना सुनी और अपने घोड़े को फाटक के अंदर ले गया। तब वज़ीर का लड़का भी उसके पीछे पीछे ही बाग में चला आया। जैसे ही वे दोनों अंदर पहुँचे, बाग का फाटक अपने आप ही बंद हो गया। यह देखकर राजकुमार और वज़ीर के लड़के का कलेजा ही कांप गया। अब दोनों को काटो तो खून नहीं, यह कैसे हो गया? तब वज़ीर के लड़के ने कहा कि मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि मुझे यहाँ ठहरना सुरक्षित नहीं लग रहा। अब आपने मेरी बात ना मानने का नतीजा देख लिया। तब राजकुमार बोला कि अब वह सब छोड़ो और यह सोचो कि अब हमें आगे क्या करना है। वे दोनों वापस फाटक की ओर गए और फाटक को खोलने की बहुत कोशिश की, परंतु फाटक नहीं खुला। तब वज़ीर का लड़का बोला कि फ़िलहाल तो अब एक ही रास्ता है कि हम अपने दोनों घोड़ों को यहीं छोड़ देते हैं और किसी घने पेड़ पर चढ़कर रात बिताते हैं। तब उन दोनों ने अपने घोड़े पेड़ से बांध दिए और एक पेड़ पर चढ़कर चुपचाप बैठ गए। देखते ही देखते चारों ओर गुप्त अंधेरा फैल गया और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अब राजकुमार को नींद भी आने लगी। तभी अचानक उन्होंने जो दृश्य अपने सामने देखा, वह देखकर उनके प्राण ही निकल जाते। जब उनकी निगाह अचानक आसमान की तरफ गई और उन्होंने देखा कि आसमान से एक सफ़ेद रंग की आकृति उड़ती हुई उनकी ओर ही आ रही है। यह दृश्य देखकर वे दोनों कांप उठे। धीरे धीरे वह आकृति नीचे ज़मीन पर उतर आई। उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही दोनों डर के मारे पेड़ से गिरते गिरते बचे, क्योंकि वह एक परी थी। वे बिल्कुल उसी पेड़ के नीचे खड़ी थी जिस पेड़ पर वे दोनों बैठे हुए थे। वे नीचे खड़े होकर अपने चारों ओर कुछ देखने लगी। तब कुछ ही देर में इधर उधर से कुछ और भी बहुत सी परियां वहां आ गईं। उन परियों के हाथों में पानी से भरे हुए चांदी के घड़े थे। उन्होंने उस पानी से चारों ओर छिड़काव किया। तब उस पानी की खुशबू से पूरा बाग महक उठा। असल में वो पानी नहीं, गुलाब जल था। अब तक उन दोनों की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी और वह आंखें फाड़ फाड़ के यह सब दृश्य देख रहे थे। अब वह ये जानने के लिए उत्सुक थे कि देखें अब आगे क्या होगा। तभी वहाँ कुछ और भी परियां आ गईं। उनके हाथों में कीमती कालीन थे। देखते ही देखते उन्होंने वह कालीन ज़मीन पर बिछा दिए। फिर न जाने किस तरह अचानक वह पूरा बाग रोशनी से भर गया। अब तो इन दोनों के प्राण बिल्कुल ही मुंह को ही आ गए, क्योंकि अब इतनी रोशनी में उन्हें कोई भी आसानी से देख सकता था। उस रोशनी में उन्होंने देखा कि एक ओर दूध जैसे फव्वारे चलने लगे हैं और चारों ओर बाग का वातावरण बहुत ही मनमोहक लग रहा है।
अभी वह यह सब हैरानी से देख ही रहे थे कि अचानक आसमान से कुछ और परियां एक रत्न जड़ित सिंहासन लेकर उतरीं और उन्होंने उस सिंहासन को एक बहुत ही कीमती कालीन पर रख दिया। फिर सारी परियां मिलकर एक पंक्ति में सर झुकाकर खड़ी हो गईं। शायद वह किसी का इंतज़ार कर रही थीं। वे दोनों दम साधे यह सब दृश्य देख रहे थे। उन दोनों की अजीब हालत हो रही थी। राजकुमार ने अपनी आंखें मलीं कि कहीं वह कोई सपना तो नहीं देख रहा। उधर वज़ीर का लड़का यह सोचकर अपने आप को बार बार कोस रहा था कि उसने क्यों राजकुमार की बात मानी और इस मुसीबत में फंस गया। पर अब क्या हो सकता था। कुछ ही देर में आसमान में फिर से गड़गड़ाहट हुई और दोनों ने ऊपर की ओर देखा कि एक पालकी हवा में उड़ती हुई नीचे की तरफ आ रही है। अनायास ही राजकुमार के मुंह से निकल गया कि अब यह क्या है। वज़ीर के लड़के ने उसे चुप रहने का इशारा किया। वह पालकी धीरे धीरे उड़ती हुई ज़मीन पर उतर आई और उसमें से सजी धजी एक परी बाहर निकली। वह उन सब परियों की रानी थी। सभी परियों ने उसका स्वागत किया और बड़े ही आदर से उसे सिंहासन पर बिठाया। कुछ देर वहाँ खामोशी छाई रही। तब उस रानी के ताली बजाने पर एक परी आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो गई। रानी ने उसे बहुत ही शालीनता से कहा कि जाकर उसको यहाँ ले आओ। रानी की बात सुनकर वह परी उसी ओर चल पड़ी जहाँ पेड़ पर राजकुमार और वज़ीर का लड़का दम साधे बैठे हुए थे। उस परी को अपनी ओर ही आते हुए देखकर दोनों की जान सूख गई। परी ने पेड़ के नीचे आकर राजकुमार की ओर इशारा करके कहा कि नीचे उतरो, परंतु राजकुमार हिचकिचाया। तब परी ने थोड़ा जोर देकर कहा कि जल्दी नीचे उतरो, हमारी राजकुमारी आपकी राह देख रही हैं। अब राजकुमार के पास भी कोई और चारा ना था, इसीलिए वे नीचे उतरकर उसके साथ चल पड़ा। दोनों राजकुमारी के पास पहुँचे। राजकुमारी ने अपने सिंहासन पर ही राजकुमार को भी बैठने के लिए जगह दी और कहा कि आओ यहाँ बैठ जाओ। राजकुमार चुपचाप वहाँ जाकर बैठ गया। तब राजकुमारी ने पूछा कि तुम कौन हो। राजकुमार ने धीरे से उत्तर दिया कि मैं राजगढ़ के राजा का बेटा हूँ। परियों की रानी ने कहा कि अच्छा, तो तुम राजकुमार हो। फिर कुछ सोचकर वह राजकुमार से बोली कि यहाँ से कोसों दूर हमारा राज्य है। मैं वहाँ की राजकुमारी हूँ। मैं बहुत दिनों से इस इंतज़ार में थी कि कोई राजकुमार यहाँ आए और आज तुम यहाँ आ गए। इतना कहकर वह परी बहुत ध्यान से राजकुमार के चेहरे की ओर देखने लगी। राजकुमार को ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ही देर में वह बेहोश होकर गिर पड़ेगा, किंतु उसने अपने आप को संभाला। राजकुमारी उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और बहुत मीठे शब्दों में बोली कि तुम्हें अब मुझसे विवाह करना होगा। परी की बात सुनकर राजकुमार का खून ही जम गया, परंतु उसने हिम्मत करके कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। यह सुनकर राजकुमारी ने थोड़ा कठोर स्वर में उससे पूछा कि क्यों, यह क्यों नहीं हो सकता।
राजकुमार ने उसे बताया कि मैं रानी पद्मिनी की खोज में निकला हूँ। मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वह नहीं मिल जाती तब तक मैं अपने महल का अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। उसकी बात सुनकर राजकुमारी ने बड़े सरल स्वर में कहा, ओहो, तो यह बात है। ठीक है, मैं भी नहीं चाहूँगी कि तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ो, क्योंकि प्रतिज्ञा बड़ी पवित्र होती है, उसे कभी तोड़ना नहीं चाहिए। तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, बल्कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करने में मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी, परंतु उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तब राजकुमार ने कहा कि आपकी क्या शर्त है? तब परी बोली कि मेरी बस यही शर्त है कि तुम रानी पद्मिनी को लेकर सबसे पहले यहाँ मेरे पास आओगे और तब मुझसे विवाह करोगे। राजकुमार ने थोड़ी देर कुछ सोचा, तब बोला कि इसमें भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। तब परी ने राजकुमार से पूछा कि तुम सिंहल द्वीप कैसे पहुँचोगे? राजकुमार बोला कि क्यों, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। तब परियों की राजकुमारी उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली कि तुम बड़े भोले हो। अरे, वहाँ पहुँचना कोई हंसी खेल नहीं है। वहाँ जाने का रास्ता बहुत ही कठिन है, क्योंकि रास्ते में एक जादू की नगरी पड़ती है और सिंहल द्वीप का रास्ता वहीं से होकर गुजरता है और वहाँ कोई भी तुम्हें बहुत आसानी से अपने जादू के जाल में फंसा लेगा। राजकुमार यह सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने परियों की रानी से पूछा कि अब मैं फिर क्या करूं? तब परियों की रानी ने उसे एक अंगूठी दी और बोला कि जब तक यह अंगूठी तुम अपनी उंगली में पहने रखोगे तब तक तुम पर किसी के जादू का असर नहीं होगा। तब राजकुमार ने वे अंगूठी पहन ली और बोला कि मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तब परियों की रानी बोली, अरे, इसमें एहसान की क्या बात है? इंसान को इंसान की मदद तो करनी ही चाहिए। यह सुनकर परियों की रानी का आभार मानते हुए राजकुमार ने अपना सिर झुका दिया। इन सब बातों में पूरी रात बीत गई और बस अब सुबह होने वाली थी। तब परियों की रानी बोली कि तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो और तुम्हारी प्रतिज्ञा जल्द से जल्द पूरी हो। यह कहकर वे अपने उड़न खटोले में बैठकर जिस प्रकार आई थी उसी प्रकार वापस आसमान की ओर उड़ गई। बाकी परियों ने भी अपना सामान समेटा और वह भी अपनी अपनी दिशा को प्रस्थान कर गईं। परियों की रानी से विदा होकर राजकुमार डगमगाते पैरों से लेकिन बड़ी प्रसन्नता से वहां आया जहां वजीर का लड़का बड़ी व्याकुलता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार को सुरक्षित लौट आया देखकर उसकी जान में जान आई। वे जल्दी जल्दी पेड़ से नीचे उतर आया और बड़ी उत्सुकता से राजकुमार की ओर देखने लगा। तब राजकुमार ने मुस्कुराकर उसे पूरी घटना बताई और कहा कि देखो, कभी कभी किसी बुराई में से भी भलाई निकल आती है। फिर उन दोनों ने अपने अपने घोड़े तैयार किए और उन पर सवार होकर आगे की यात्रा के लिए चल पड़े। वे जैसे ही बाग के फाटक पर पहुँचे, फाटक अपने आप खुल गया। राजकुमार चलते चलते बोला कि यह तो अभी पहला पड़ाव था, अभी तो ना जाने कितने पड़ाव और आएंगे। वजीर का लड़का गंभीर होकर बोला कि ठीक है, यहाँ से तो हम राज़ी खुशी और सुरक्षित निकल रहे हैं, परंतु अब आगे हमें बहुत होशियार रहना होगा। अभी वे उस बाग से कुछ दूर ही चले होंगे कि अचानक
आसमान में काली घटाएं छा गईं, बादल घिर आए और तेज़ बारिश होने लगी। वर्षा से बचने के लिए वह तेज़ी से एक घर में घुस गए। उस घर में कोई नहीं था। क्योंकि वे दोनों रात भर के जगे हुए थे, इसलिए राजकुमार लेट गया और गहरी नींद में सो गया। परंतु वजीर के लड़के को नींद नहीं आ रही थी। वह बैठा रहा। अचानक उसने देखा कि साथ वाले कमरे से एक बड़ा भयंकर काला नाग बाहर आ गया। यह घर उसी काले नाग का था। अपने घर में उन अजनबी लोगों को देखकर वह गुस्से से आग बबूला होकर फुफकारते हुए राजकुमार की ओर बढ़ा। लेकिन राजकुमार गहरी नींद में बेखबर सोया हुआ था। वजीर के लड़के ने तुरंत अपनी म्यान से तलवार निकाली और सांप पर वार करके उसके 2 टुकड़े करने के बाद उसी कमरे के एक कोने में पटक दिया। बाहर अभी भी ज़ोरों से बरसात हो रही थी। वजीर का लड़का दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि बैठे बैठे राजकुमार ने भी क्या मुसीबत मोल ले ली है। अच्छा होगा कि अब भी इसका मन फिर जाए और हम वापस महल लौट जाएं। परंतु वे राजकुमार को भी अच्छी तरह जानता था कि राजकुमार बहुत ज़िद्दी है। जो सोच लेता है उसे पूरा करके ही दम लेता है। इसी तरह की बातें सोचता हुआ वे कमरे में इधर उधर चक्कर लगाता रहा। कुछ देर बाद राजकुमार नींद से जाग उठा और बोला, मुझे तो ज़ोरों से नींद आ गई थी, लेकिन लगता है तुम एक पल भर के लिए भी नहीं सोए। तभी उसकी निगाह एक और पड़े हुए नागराज पर पड़ गई। वह चौंक कर खड़ा हो गया और विस्मित आवाज़ में बोला, यह कहाँ से आ गया? वजीर के लड़के ने उसे पूरी बात बता दी और कहा कि अच्छा हुआ मुझे नींद नहीं आई, वरना शायद आज अनर्थ हो जाता। अगर मैं भी सो जाता तो यह नाग हम दोनों को ही डस लेता और हमारा सफ़र यहीं ख़त्म हो गया होता। राजकुमार वजीर के लड़के की बात सुनकर बोला कि हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, क्योंकि जिसे भगवान बचाते हैं उसे कोई नहीं मार सकता, यह भी याद रखो। यह बोलकर राजकुमार ने वजीर के लड़के को भी बहुत धन्यवाद दिया। हम लोग एक बहुत बड़े काम के लिए निकले हैं। जब तक हमारा वह काम पूरा नहीं हो जाता, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वजीर का लड़का चुपचाप खड़ा रहा। उसने राजकुमार की बात का कोई जवाब ना दिया। दोनों ने अपना सामान संभाला, घोड़े पर जीन कसी और अपना आगे का सफ़र शुरू किया। चलते चलते वे एक तालाब के किनारे पहुंच गए। सूरज सर पर आ चुका था और उसकी गर्मी बहुत तेज़ हो गई थी। वहाँ वे थोड़ी देर के लिए रुक गए, भोजन किया और थोड़ी देर विश्राम किया। फिर आगे के सफ़र पर चल दिए। अब वे चलते चलते एक घने जंगल के पास पहुँच गए। जंगल इतना घना था कि वहाँ सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुँच पा रही थी। वहाँ किसी ने उन्हें बताया कि उस जंगल में दिन में भी अंधेरा होने के कारण चारों ओर जंगली जानवर निडर होकर घूमते हैं और डाकू लुटेरों के छिपने के लिए भी ऐसा स्थान बहुत उपयुक्त होता है। इसलिए जंगली खूंखार जानवरों के साथ साथ यह भी एक बड़ा खतरा है। यह बात सुनकर तो वजीर के लड़के का दिल ही दहल उठा। उसने विचलित होकर राजकुमार की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो कि अब भी वापस चलते हैं। उसका आशय समझकर राजकुमार बोला कि ऐसी छोटी छोटी बातों से घबराकर काम नहीं चलता। यह बोलकर राजकुमार जंगल में घुस गया, क्योंकि वह तो अपनी जान हथेली पर रखकर ही महल से निकला था। अब मरता क्या ना करता। वजीर का लड़का भी राजकुमार के पीछे पीछे
जंगल में घुस गया। लोगों ने जैसा उन्हें इस जंगल के बारे में बताया था, उन्होंने वैसा ही पाया। सचमुच वहाँ दिन के समय भी अंधेरी रात जैसा अंधकार ही फैला हुआ था। आगे आगे राजकुमार और पीछे पीछे वजीर का लड़का। खूंखार जानवरों की दिल दहला देने वाली तेज़ आवाज़ें चारों ओर से आ रही थीं। अचानक बहुत ज़ोर से पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें सुनकर वे दोनों सतर्क हो गए। तभी उन्हें अंधेरे में दो आंखें चमकती हुई दिखाई दीं। उन दोनों ने ही अपने घोड़े को रोक लिया और देखा तो सामने एक बाघ दिखाई दिया। क्षण भर में ही उन दोनों का खात्मा होने वाला था। बड़े बुजुर्गों ने सच ही कहा है कि जब मौत सामने आती है तो कायर भी शूरवीर बन ही जाते हैं, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वजीर का लड़का अचानक घोड़े पर से कूदा और तलवार से शेर पर हमला कर दिया, और राजकुमार ने भी उस शेर पर अपने भाले से वार किया। कुछ ही क्षण में शेर वहीं ढेर होकर गिर पड़ा। अब तो वे दोनों और भी ज़्यादा सतर्क हो गए। जंगल के कुछ और जानवर भी वहाँ आसपास दिखाई दिए, परंतु वे घोड़े को देखकर रास्ते से हट गए। अब वे दोनों मित्र भी बिना समय गंवाए वहाँ से चल दिए, परंतु अंधकार होने के कारण उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने कितना जंगल पार कर लिया है और अभी कितना जंगल आगे शेष बचा है। अब सूरज भी ढलने लगा था और उन्हें यह डर था कि जिस जगह पर दिन में भी इतना अंधेरा है तो वहाँ रात को क्या हाल होगा, क्योंकि रात में तो लोमड़ी भी शेर बन जाती है और रात के समय ही जंगली सुअर, नीलगाय, जंगली भैंसे, शेर, चीते आदि इधर उधर घूमने लगते हैं, और वहाँ तो रात दिन एक समान ही था। फिर भी उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार जंगल समाप्त हुआ और वह दोनों खुले मैदान में आ पहुँचे। दिन ढल चुका था और वे दोनों ही थकान के मारे पस्त हो रहे थे। वजीर का लड़का बोला, बस अब आगे जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है और हमारे घोड़े भी पसीने से तरबतर हो रहे हैं। अब हम यहीं कोई अच्छी और सुरक्षित जगह देखकर ठहर जाएंगे। राजकुमार ने चुपचाप वजीर के लड़के की बात मान ली और कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर पेड़ों के एक घने झुरमुट में उन्होंने अपना डेरा डाला। पास में ही एक कुआं था। कुएं से पानी लेकर स्नान किया और तरोताज़ा होकर खाना खाया। अब वज़ीर का लड़का बोला कि मैं बहुत थक गया हूँ, आज की रात मैं खूब सोऊंगा और आप पहरा देना। राजकुमार ने कहा, ठीक है, तुम सो जाओ। यह कहकर दोनों ही अपने अपने बिस्तर पर लेट गए, परंतु इतना थका होने पर भी वज़ीर का लड़का सो नहीं पाया। वह बिस्तर पर बस यूं ही पड़ा रहा। उधर राजकुमार थोड़ी देर चौकीदारी करने के बाद जैसे ही बिस्तर पर लेटा, उसे नींद आ गई और वह गहरी नींद सो गया। यह देखकर वज़ीर के लड़के को बहुत गुस्सा आया, परंतु अब वह क्या कर सकता था। आखिरकार राजकुमार राजा का बेटा ठहरा और वह उसका नौकर था। राजकुमार की रक्षा करना उसका कर्तव्य था और राजकुमार इसी काम के लिए ही उसे अपने साथ लाया था। खैर, जैसे तैसे यह रात भी बीत गई और सवेरा हो गया। उसने राजकुमार को जगाया। राजकुमार ने देखा कि सवेरा हो चुका है। तब वह कुछ शर्मिंदा होकर बोला कि मित्र, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जागता रहूं, परंतु इतना थक गया था कि मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब सो गया। अब वज़ीर के लड़के को उस पर
क्रोध नहीं बल्कि दया आई और उसने कहा कि कोई बात नहीं। फिर राजकुमार को थोड़ा दिलासा देने के लिए बोला कि ईश्वर को धन्यवाद दो कि यह रात सुरक्षित बीत गई और कोई दुर्घटना नहीं हुई। अनजानी जगह का क्या भरोसा कि कब क्या हो जाए। फिर कुछ देर बाद वे दोनों तैयार होकर आगे की यात्रा पर चल पड़े। अब काफ़ी दूर आगे चलने पर उन्हें एक बहुत सुंदर नगर दिखाई दिया। राजकुमार तो परियों की रानी की बातें भूल चुका था, परंतु वजीर के लड़के को सब कुछ याद था कि रास्ते में एक जादू भरी नगरी पड़ेगी। हो ना हो यह वही जादू की नगरी है। इसीलिए उसने राजकुमार को कहा। दोस्तों, आगे की कहानी अगले भाग में।